कैसे दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप पूरी मेहनत से शिद्दत के साथ अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हुए होंगे। दोस्तों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों का इस बार नेट और जेआरएफ बड़े आसानी से निकल जाएगा। बस आप लोग अपने पे विश्वास रखिए, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में साथियों आपका जॉन लॉक किया था, है ना। हमने क्या किया था, जॉन लॉक किया था। तो आज जो है, आज हम क्या करने वाले हैं, रूसो करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या रूसो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रूसो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा इसके जो क्वेश्चन है ना, वो बाद में आपके उस पर डाल दूंगा मैं। ये देखिए, लॉक पढ़ लिया था हमने, हॉब्स लॉक का वो पढ़ लिया था आपका, क्या है। चलिए दोस्तों रूसो चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। रूसो ये बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है, ठीक है ना। इसके विचार बहुत महत्व रखते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो रूसो का जन्म जो था आपका 1712 में कहाँ हुआ था, जिनेवा में हुआ था, ठीक है ना। जिनेवा में हुआ था 1712 में, कहाँ पे हुआ था, जिनेवा में हुआ था, ठीक है। जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, जन्म के समय इनकी मॉम थी, उनकी डेथ हो गई थी। जब रूसो 10 वर्ष के थे, ठीक है ना, तो उनके पिता जिनेवा से भाग गए थे, क्योंकि उनके पिता के ऊपर कोई अपराध साबित हो गया था, मुकदमा था कोई, तो वो साबित हो गया था, तो वहां से इनके पिता जो थे वो भाग गए थे। तो क्या हुआ कि बचपन जो था रूसो का, है ना, रूसो का बचपन जो था वो बिना माँ के गुजरा। क्या, बिना माँ के गुजरा। और क्या बोलते हैं, 10 वर्ष की आयु में पिता भी जो थे वो छोड़ के चले गए, ठीक है ना, पिता भी चले गए, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई ऐसे बच्चे की लाइफ कैसी होगी, वो आवारागर्दी होगा, आवारा किस्म का निकलेगा, जिसके कहते हैं ना, जिसके माता पिता नहीं होते, या जो बेसहारा होता है या लाचा अनाथ होता है, वो बच्चा कैसा होता है, वो आवारा किस्म का होता है, ठीक है ना। तो अब इनके माता भी चले गई, पिता भी चले गए। तो रूसो ने एक उस बारे में कथन कहा था। वो क्या कहा था, रूसो का कहना था कि भाई मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कि क्यों मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्यों है, क्योंकि जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। इसीलिए रूसो कहते हैं कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटनाएं और भी कई सारी हुई थी, लेकिन प्रथम घटना कौन सी थी, उनकी माँ की मृत्यु का होना उनके जन्म के साथ ही, ठीक है ना। रूसो का प्रारंभिक जीवन आवारागर्दी में बीता। तो कहाँ बीता दोस्तों, उसका आवारागर्दी में इधर उधर घूमना फिरना, निठल्ला घूमना, ठीक है ना, निठल्ला, ठीक है, निठल्ला घूमता फिरता था, ठीक है ना। 1750 में क्या बोलते हैं, रूसो 1750 में रूसो के जीवन में एक घटना घटी, ठीक है ना। उस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। क्या हुआ, 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में घटना घटी। उस घटना ने रूसो के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और वो घटना क्या थी, वो था पेरिस में एक क्या बोलते हैं एकेडमी थी, जिसका नाम था डी जॉन एकेडमी। तो इस नाम को याद रखिएगा।
अक्सर क्या बोलते हैं पूछ लिया जाता है कि भाई जॉन एकेडमी का संबंध किससे है, और क्या बोलते हैं आपका लीसियस का संबंध किससे है, आपका अकादमी का संबंध किससे है। तो ये बातें याद रखिएगा कि भाई किस अकेडमी का संबंध किससे था, ठीक है ना, किस विश्वविद्यालय का संबंध किससे था, ठीक है। तो जॉन एकेडमी में क्या हुआ था कि भाई एक प्रतियोगिता हुई थी, क्या हुई थी, प्रतियोगिता। तो वही जो प्रतियोगिता थी उसी ने ही क्या बोलते हैं रूसो के जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया था। इसमें क्या हुआ था, इस प्रतियोगिता में एक निबंध की प्रतियोगिता थी। इस प्रतिबंध क्या हुआ, दीदी मारो आदमी से। चलो कोई बात नहीं, सो जाओ, रो मत इधर, ठीक है, चलो डोंट क्राई। तो क्या हुआ कि भाई उस निबंध का शीर्षक जो था ये था कि कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा विशुद्ध करने में। तो ये जो थी, ये इस निबंध का शीर्षक था कि कला की जो प्रगति हुई है, ठीक है ना, जो कला की जो प्रगति हुई है, जो आप इसको कह सकते हो जो आविष्कार हुए हैं, बढ़िया बढ़िया नई नई चीजें आई हैं, भौतिकतावाद को बढ़ावा मिला, इसने क्या किया, इसने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा विशुद्ध करने में। तो ये था। इस प्रतियोगिता में रूसो को क्या बोलते हैं, रूसो ये रूसो है, दो नहीं है, रूसो है, रूसो को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और वह वहीं से क्या हो गया कि प्रसिद्ध हो गया। ये जो घटना थी, जो कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है, तो ये वाली जो ये जो निबंध था ना, इस निबंध पे जब रूसो ने अपने विचार दिए तो वो क्या हुआ कि वो फेमस हो गया, क्योंकि उसे प्रथम पुरस्कार मिला और उसके विचारों को समाज ने, लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसको जब प्रथम पुरस्कार मिला तो वो रातों रात क्या हो गया कि प्रसिद्ध हो गया। उसको हर कोई जानने लगा कि भाई रूसो कोई है, ठीक है ना, इससे पहले कोई नहीं जानता था। अब क्या 1954 में फिर दूसरी 1754 सॉरी दोस्तों 1754 है ये, 1754 में फिर दूसरी प्रतियोगिता हुई। मनुष्य उसका क्या था भाई, मनुष्य में विषमता उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। तो ये दूसरी प्रतियोगिता हुई थी 1754 में कि मनुष्य में विषमता उत्पन्न होने के क्या कारण है और क्या प्राकृतिक कानून इसका समर्थन करता है। तो भाई रूसो का क्या कहना था कि विषमता का कारण निजी संपत्ति व आर्थिक विषमता को मानता है। रूसो किसको मानता है विषमता का कारण, निजी संपत्ति को और आर्थिक विषमता को मानता है, ठीक है ना। प्राकृतिक कानून को नहीं मानता है, वो प्राकृतिक कानून को नहीं मानता है, वो किसको मानता है, आर्थिक विषमता को और निजी संपत्ति को मानता है, ठीक है ना। इस प्रतियोगिता में रूसो को कोई पुरस्कार नहीं मिला और वहां के लोग रूसो से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, क्योंकि भाई उस समय एक ये चीज प्रचलित थी कि भाई क्या होता है कि जो विषमता है वो प्रकृति की देन है। क्या होता है, प्रकृति ने कुछ लोगों को धनवान बनाया है, कुछ लोगों को गरीब बनाया है, कुछ लोगों को बुद्धिमान बनाया है, कुछ लोगों को बुद्धिहीन बनाया है। लेकिन रूसो ऐसा नहीं मानता है। रूसो क्या कहता है कि भाई निजी संपत्ति जो है और आर्थिक विषमता जो है ना, वो है आर्थिक विषमता जो है वो क्या है, विषमता का कारण है, प्रकृति ने तो सबको बराबर बनाया है, ठीक है ना। तो इस बात से वहां के लोग हो गए नाराज और उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला। परंतु लेकिन कहते हैं ना भाई, बाद में रूसो ने के इन्हीं विचारों को अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में लिखता है। दोस्तों किस पुस्तक में लिखता है, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या थे वो विचार, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में लिखता है रूसो कि भाई विषमता का कारण क्या है, निजी संपत्ति और आर्थिक विषमता है, ठीक है ना, प्राकृतिक कानून नहीं है, ठीक है। रूसो ने क्या बोलते हैं 1762 में राजनीति पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम याद रख लेना, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, ठीक है ना, बहुत महत्व रखता है राजनीति में, राजनीतिक सिद्धांत में। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ और 1962 में इसने शिक्षा पर इमाइल ग्रंथ लिखा। तो ये भी याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूसो ने शिक्षा पर कौन सा ग्रंथ लिखा, और उसमें ऑप्शन होंगे आपका क्या बोलते हैं, आपका ओरिजिन ऑन इनइक्वालिटी, और आपका क्या बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और इमाइल। इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना कि शिक्षा पे लिखा ग्रंथ कौन सा है, वो है आपका इमाइल ग्रंथ है, ठीक है ना। अब ये एक नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि भाई रूसो नहीं होता ना तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। क्या होता, ये कौन कहता है, नेपोलियन कहता है कि भाई अगर रूसो नहीं होता ना
तो क्या होता कि भाई फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, क्योंकि फ्रांस की क्रांति रूसों के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, ठीक है ना। अब ये इसकी कुछ रचनाएं हैं रूसो की, क्या है, डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड साइंसेस है। फिर दूसरी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें ये कहता है कि भाई निजी संपत्ति और क्या बोलते हैं आपकी आर्थिक विषमता ही क्या बोलते हैं विषमता का कारण है, वो नहीं है। फिर डायलॉगियो है, सॉलिटेरी वर्कर है, जूली न्यूहेलिस है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द माइल है, लेटर द लव माउंटेन है, और आपका कन्फेक्शंस है, ठीक है ना। तो ये सारी आप याद रख लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है आपका, एक ये है, ठीक है। दूसरी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और आपका द माइल। ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 चरणों में विभाजित करता है। क्या कहता है रूसो प्राकृतिक अवस्था को 3 चरणों में विभाजित करता है। प्रथम चरण में क्या कहता है भाई कि सबकी संपत्ति सामूहिक होती है। क्या होता है, सबकी संपत्ति सामूहिक होती है, मतलब कि किसी में कोई मतलब तेरा मेरा नहीं होता, यहाँ पे सबकी अपनी संपत्ति होती है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की भावना पाई जाती है। क्या कहता है कि भाई पहली जो प्राकृतिक अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि संपत्ति सामूहिक होती है, पहले चरण में स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की भावना होती है। रूसो इसे क्या कहता है, आदर्श या सवर्ण अवस्था कहता है। क्या कहता है, आदर्श या सवर्ण अवस्था कहता है। द्वितीय चरण, इस चरण में कला और विज्ञान में प्रगति होती है। क्या होता है द्वितीय चरण, यहाँ पे क्या होता है कि लोग कुछ सीख जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका हल चलाना सीख गए, खेती करना सीख गए, इस तरह की कुछ कलाएं सीख जाते हैं, और विज्ञान में प्रगति होती है, मतलब औजार वगैरह बन जाते हैं, उपकरण का आविष्कार हो जाता है। देखो लोगों में कुछ हद तक तेरे मेरे का भाव आ जाता है, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी, आप खेती करना सीखोगे, ठीक है ना, आप कोई चीज बनाना सीखोगे, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखोगे, आप क्या बोलते हैं वो आपका औजार बनाना सीखोगे, तो फिर निश्चित है कि आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि भाई इसको मैं बनाऊं, इसको मैं करूं। आप इसको पढ़ो, चलो आपको वर्ड मीनिंग्स दिए थे ना, आप करो याद, चलो। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई तेरे मेरे का भाव आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तेरे मेरे का भाव आ जाएगा। पहले क्या था कि भाई प्रकृति से सारी चीजें लेनी थी, आपस में बांट लेनी थी, लेकिन अब क्या हो गया कि कला का विकास हो गया है, उपकरणों का आविष्कार हो गया है, तो उससे जो उत्पादन होगा वो तेरे मेरे वाला काम चालू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी ये अवस्था क्या कहता है रूसो, ठीक ठाक होती है, क्योंकि इसमें इस अवस्था में स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के आदर्श इस चरण में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तृतीय चरण में क्या होता है, इस चरण में कला विज्ञान और अधिक प्रगति हो जाती है। निजी संपत्ति क्या होता है, निजी संपत्ति अस्तित्व में आ जाती है। समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है। जाओ मम्मी बुला रही है। समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है। समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है, एक दास और क्या दूसरा स्वामी 2 वर्गों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तृतीय चरण के अंदर में क्या होता है, कला विज्ञान का और क्या का बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है, नए नए आविष्कार हो जाते हैं, और संपत्ति अस्तित्व में आ जाती है। जब संपत्ति अस्तित्व में आ जाती है तो 2 वर्ग बन जाते हैं। एक बन जाता है स्वामी, जिसके पास संपत्ति होती है, जिसके पास संसाधन होते हैं, और दूसरा कौन होता है, दास, जिसका शोषण होता है, ठीक है ना। सब एकत्रित होकर सामान्य इच्छा से। अब क्या होता है कि भाई जब तेरे मेरे का भाव आएगा तो कलेश लड़ाई वगैरह होने का डर रहता है, तो क्या होगा कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर सामान्य इच्छा जो होती है, जो उनकी सामान्य इच्छा है, मतलब जो सबके पास है, उस इच्छा को इकट्ठा करके समझौता करते हैं, ठीक है ना, और प्राकृतिक अवस्था का अंत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्राकृतिक अवस्था का अंत कर देते हैं, और किसका निर्माण कर लेते हैं, आपका राज्य का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। अब रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। क्या होता है, रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो का कथन है कि भाई मनुष्य क्या है कि जन्म तो स्वतंत्र लेता है, लेकिन जन्म होने के बाद जैसे पृथ्वी पे आ जाता है तो उसके ऊपर कई सारी पाबंदियां लग जाती हैं, ठीक है ना। रूसो का एक और कथन है कि जैसे ही कुछ लोग भूमि घेर कर यह हमारी है
इस जैसी बात करने लगते हैं ना, वैसे ही निजी संपत्ति का उद्गम हो जाता है ना, प्राकृतिक अवस्था का वहां पे अंत हो जाता है दोस्तों। अब मान लो दोस्तों क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में क्या है, कोई तेरा मेरा नहीं है, प्राकृतिक से सारे संसाधन आपको प्रकृति से मिलते हैं। आप जो आपकी लकड़ी है वो आप जंगलों से प्राप्त करते हैं, खाने पीने की चीजें आप जंगलों से ले लेते हैं, फल फ्रूट वगैरह जो होते हैं। उसके अलावा आप जंगलों में शिकार करते हैं, वहां से आपको फूड मिल जाता है, कच्चा मांस मिल जाता है। तो वहां पे क्या तेरा मेरा नहीं होता है। लेकिन जब आप मेहनत करके खेत में अनाज उगाएंगे, या क्या बोलते हैं, आप मेहनत करके फल फ्रूट पेड़ लगाएंगे, उससे फल प्राप्त करेंगे। तो मम्मी चार्जर बोल रही है। आज तुम बहुत तंग कर रहे हो, मेरे को बहुत तंग कर रहे हो, जाओ अब। तो क्या होगा कि जैसे क्या बोलते हैं कि आप जब प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है कि दोस्तों की आप जंगल में रहते हैं, जंगल से लकड़ियां प्राप्त करते हैं, आप जंगल से फल और आपका कंदमूल प्राप्त करते हैं, आप जंगल से ही क्या बोलते हैं जानवरों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं। तो वहां पे तेरा मेरा नहीं होता है, क्योंकि वो एक प्रकृति से आपने प्राप्त किया है। लेकिन जैसे ही आप क्या बोलते हैं, आप खेतों में अनाज उगाने लगेंगे, आप खेतों में बाग लगाने लगेंगे, बाग से फल प्राप्त करेंगे, आप वहां पे मेहनत करेंगे, अपना श्रम लगाएंगे। तो आप क्यों चाहेंगे कि भाई मेरा लगाई हुई श्रम पे कोई दूसरा कैश नहीं लेगा, ठीक है ना। आपने अगर श्रम करके आपने अनाज पैदा किया है, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई दूसरा भी इसका हिस्सेदार बने, ठीक है ना। आप ये चीज है, ठीक है ना। आपने कहीं पे पोखरा खनवाया और उसमें मछलियां पैदा की, तो आप नहीं चाहोगे कि वो मछलियां कोई और लेके जाए। तो यहीं से दोस्तों क्या बोलते हैं कि आपका निजी संपत्ति का उद्गम हो जाता है और प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है, ठीक है ना। और इसी संदर्भ में रूसो का एक बहुत बड़ा कथन है कि प्रकृति की ओर लौट चलो। क्यों किधर? प्रकृति की ओर लौट चलो। क्यों? प्रकृति में तेरा मेरा नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। लड़ाई झगड़ा मन मुटाव कलेश विलेश ये सारी चीजें प्राकृतिक अवस्था में नहीं है, सब सार्वजनिक है, सब कुछ सबके लिए है, जाओ, ठीक है ना। रूसो का सामाजिक समझौता संबंधी विचार, रूसो प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में निजी संपत्ति का उद्गम को सामाजिक समझौते का कारण बताता है। क्या कहता है दोस्तों? अपने तृतीय चरण में कहता है कि निजी संपत्ति का उद्भव का कारण क्या है? सामाजिक समझौता बताता है, ठीक है। निजी संपत्ति का उद्भव सामाजिक समझौते का कारण किसको बताता है? निजी संपत्ति को बताता है कि भाई निजी संपत्ति के कारण ही सामाजिक समझौता करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी मनुष्य एक जगह एकत्रित हुए और सामान्य इच्छा के आधार पर, किस पे? सामान्य इच्छा के आधार पर सामाजिक समझौता करके राज्य की स्थापना कर दी इन्होंने। सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं। सामाजिक समझौता स्थायी है। समझौते को तोड़ने का तात्पर्य क्या होगा कि भाई पुनः तृतीय चरण में चले जाना। मतलब वो कहता है कि भाई समझौता जो है स्थायी है, उससे राज्य के निर्माण कर दिया गया है और ये स्थायी समझौता है, अस्थायी नहीं है कि भाई कुछ समय के लिए किया गया हो, नहीं, ये हमेशा के लिए किया गया समझौता है। और अगर इस समझौते को तोड़ा जाता है तो आप पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाओगे, फिर वही कलेश, वही निजी संपत्ति को लेकर झगड़ा विवाद चालू हो जाएगा, ठीक है ना। रूसो समाज और राज्य में अंतर करता है दोस्तों। क्या करता है? रूसो समाज और राज्य में अंतर करता है, हॉब्स नहीं करता है, याद रखना, ठीक है ना। राज्य में अंतर करता है परंतु समाज में सरकार में अंतर नहीं करता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। किसमें अंतर नहीं करता है? वो समाज में और सरकार में अंतर नहीं करता है, ठीक है ना। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया कहाँ जाता है? ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पाया जाता है, आप दिमाग दौड़ाओ। रूसो और लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत देता है। रूसो स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की स्थापना करता है, ठीक है ना। किसकी करता है? स्वतंत्रता समानता और भाईचारे। और ये कहाँ की विशेषता है? ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, वहां की विशेषता है, ठीक है ना। रूसो राज्य के जैविक स्वरूप का समर्थन करता है। क्या होता है? राज्य के जैविक स्वरूप का समर्थन करता है। और कौन कौन करता है? तो ये देखो, ये प्लेटो भी है, अरस्तु भी है और हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे के सारे क्या करते हैं? राज्य के जैविक स्वरूप का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि उसमें क्या होता है कि एक शरीर के एक अंग की तरह देखा जाता है। भाई राज्य क्या है? पूरा शरीर है और आदमी क्या है? उसके छोटे छोटे अंग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाता है। रूसो के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जा सकता है। भाई अब सामान्य इच्छा होगा, इसके जरिए क्या किया जा सकता है कि भाई रूसो को व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जा सकता है,
ठीक है ना, जबरदस्ती स्वतंत्रता उसके ऊपर थोपी जा सकती है, ठीक है ना, कि भाई तुम्हें ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो दो प्रकार की सामान्य इच्छा बताता है, कौन कौन सी? यथार्थ इच्छा, ये स्वार्थ पर बल देती है। क्या है ये? स्वार्थ पर बल देती है कि भाई ये जो इच्छा है कि वो सिर्फ मेरे बारे में है, मैं अपना फायदा सोचूं, ठीक है ना। फिर दूसरी कौन सी है? ये आदर्श इच्छा है। ये है आदर्श इच्छा, ये परार्थ अनुभूति तथा कल्याण पर बल देती है। क्या होती है? कल्याण पर बल देती है आदर्श इच्छा, ठीक है ना। आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। क्या है? आदर्श इच्छाएं, जो हमारी अच्छी और बढ़िया इच्छाएं हैं हम सब लोगों की, जब हम उनको जोड़ देंगे तो सामान्य इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आज यही था, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर मैं आपके अपने YouTube चैनल पे दे दूंगा, और मेरे YouTube चैनल का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आप जो है ना मेरे टेलीग्राम पे @political solution सर्च करके यहाँ पे आप इसमें ऐड हो जाइए, और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ, क्यूज डालता हूँ, ठीक है ना, क्यूज डालता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ठीक है ना। चलो, जय हिंद, गुड नाइट।